नमस्कार मित्रों, राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा भीलवाड़ा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे विश्व का प्रादेशिक भूगोल। बीए पार्ट फाइनल में विश्व का प्रादेशिक भूगोल और भारत का भूगोल दो जो यूनिट हैं ये चल रही हैं। इससे आज हम चर्चा करेंगे विश्व का प्रादेशिक भूगोल, जिसमें कि हम चर्चा करेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया एक भौगोलिक इकाई, जैसा कि आपको पता है कि विश्व में सबसे बड़े महाद्वीप के रूप में एशिया की पहचान है। देखो, ये मैं आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास करूँगा, बाकी आप ये जो स्क्रीनशॉट दे रखे हैं उनमें से पढ़ने का प्रयास करना। तो विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वह एशिया महाद्वीप है। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल जो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, उसमें से लगभग 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सभी महाद्वीप फैले हुए हैं। यानी हमारे ग्लोब का जो टोटल क्षेत्रफल है वो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, और उसमें से 14.89 यानी 14.9 के आसपास जो है ये स्थलीय क्षेत्रफल है। और सबसे ज़्यादा एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल लगभग 4.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। और एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों को अगर आपस में मिला दिया जाए तो ये यूरेशिया के नाम से इसको जाना जाता है। एशिया महाद्वीप जो कि मानव के जन्म स्थल के रूप में क्रेडल ऑफ मैनकाइंड, और यहाँ तक कि क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता के जन्म स्थल और मानव के जन्म स्थल के लिए भी जाना जाता है। यहाँ ईसा से लगभग 5000 वर्ष पूर्व ही दजला और फरात नदियों के मध्य भाग में, जहाँ जिसको हम मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं, वहाँ मानव सभ्यता का विकास हो गया था। और एक बड़ी रोचक बात कि प्रोफेसर कॉर्नेस ये कहते हैं कि जब यूरोप महाद्वीप के निवासी असभ्य थे तब एशिया के निवासी विकास की अवस्था में थे। यानी कि एशिया महाद्वीप का प्राचीनतम जो इतिहास है वह काफ़ी समृद्धतम कहा जा सकता है। इसीलिए यहाँ की जो सभ्यता और संस्कृति है वह विश्व में सबसे अधिक प्राचीन है, क्योंकि मानव का उद्भव सर्वप्रथम इसी महाद्वीप पे हुआ बताया जाता है। तो जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप विश्व के जो अन्य महाद्वीप है उनमें सबसे अग्रणी है, और उसके सांस्कृतिक कल्चर जो भी चीज़ें उनमें ये सबसे एडवांस। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एशिया महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है उसको देख सकते हो कि हमारे जो एशिया महाद्वीप की स्थिति है इस मानचित्र में आप देख रहे हो कि एशिया जो महाद्वीप है वह उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में से इसका विस्तार पाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है, यानी लगभग 90 डिग्री अक्षांशों में इसका विस्तार पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में 80 डिग्री तक है इसका, और दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक है। और पूर्व से पश्चिम जब इसका विस्तार देखते हैं तो 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक इसका विस्तार है, यानी कुल मिला के 175 डिग्री देशांतरों में ये फैला हुआ है। यानी कि उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार है, और दोनों ही गोलार्ध पूर्वी और पश्चिमी में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। यानी ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस करके उस ओर थोड़ा सा बढ़ गया है 10 डिग्री देशांतर, इसलिए इसका विस्तार 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक है। ये जो एशिया महाद्वीप है इसके उत्तर से दक्षिण अगर हम देखते हैं तो ये लगभग 8500 किलोमीटर लंबाई में फैला है, और पूर्व पश्चिम अगर देखते हैं तो 7720 किलोमीटर की लंबाई इसकी देखने को मिलती है। क्षेत्रफल मैंने आपको बताया कि एशिया जो महाद्वीप है ये 4.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। एशिया जो महाद्वीप है उसको आप मानचित्र में भी देख सकते हो कि एकमात्र महाद्वीप जिसके 3 और जो हैं 3 अलग अलग महासागर, जैसे इसके देख सकते हो कि उत्तरी भाग जो है उसका एशिया महाद्वीप का यहाँ आर्कटिक सागर है, और इसके पूर्व में प्रशांत महासागर है, और इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। तो ऐसा महाद्वीप जिसके 3 सागर जिसकी सीमाएँ, 3 महासागर जिसकी सीमाएँ बना रहे हैं वो है ये
सागर तट की अगर हम बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप का जो सागर तटीय भाग है वह सामान्यतः एशिया महाद्वीप जो है उसकी तटरेखाएं कम कटी-पटी हैं, तो विशाल बंदरगाह यहाँ सामान्यतः कम ही मिलते हैं। लेकिन फिर भी इसके आकार की दृष्टि से इसकी जो तटरेखा है उसकी लंबाई काफ़ी अधिक है। आप इसके तटीय क्षेत्रों में देख सकते हो फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ियाँ, काफ़ी कुछ खाड़ियाँ इस पे आपको देखने को मिलती हैं। एशिया महाद्वीप का जो सीमा क्षेत्र है और विशेष रूप से एशिया महाद्वीप की जो पूर्वी सीमा है वहाँ अपने को विशेष रूप से ज्वालामुखी पर्वत देखने को मिलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है वह फ्यूजियामा ज्वालामुखी है, जो मतलब ज्वालामुखी निर्मित पर्वत, ये जापान में स्थित है और जापान आपको पता है कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये एक जागृत अवस्था वाला ज्वालामुखी है। इसके अलावा भी जावा में माउंट ब्रोमा एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत है। इसके अलावा ईरान का कोही सुल्तान, देवमंद, म्यांमार का माउंट पोपा ज्वालामुखी जो हैं ये शांत प्रकृति के ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसके जो भूमध्य सागर से लेकर के जो मध्य हिमालय से होते हुए जो एक श्रृंखला आती है उसमें भी काफ़ी अधिक ये ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। तो इसके प्रमुख रूप से जो इसमें ज्वालामुखी हैं वो पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। एशिया महाद्वीप की विशेषताओं का अब हम जिक्र करेंगे। एशिया महाद्वीप की जो प्रमुख विशेषताएं आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं कि मानव जाति के जन्म स्थल के रूप में, मानव सभ्यता के जन्म स्थल के रूप में, महान धर्मों की भूमि के रूप में, विषमताओं का महाद्वीप है और विषमताओं में एकता का महाद्वीप, भूत और भविष्य का महाद्वीप, ये इसकी विशेषताएं प्रमुख रूप से आपने देखी है। तो मानव जाति का जन्म स्थल के रूप में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रारंभिक रूप से परिचय करवाया था कि मानव का उद्गम जो है वह एशिया महाद्वीप में हुआ था। जो कैस्पियन सागर है उसके तटीय भाग जो हैं उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वे प्रारंभिक मानव के उद्गम बताए जाते हैं। मानव उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों में थोड़ी मत भिन्नता देखने को मिलती हैं। कुछ विद्वान अफ्रीका में भी मानव की उत्पत्ति का स्थल बताते हैं, लेकिन प्राचीन जो सभ्यता और संस्कृति जो हमारे इतिहासवेताओं ने खोजी हैं और जो उसके आधार पे ज़्यादातर विद्वानों का मत मानव की उत्पत्ति के संदर्भ में एशिया महाद्वीप ही बताया जाता है। 1892 जावा द्वीप में मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई थी और वह 5 लाख वर्ष पूर्व की थी। तो जावा द्वीप जो इंडोनेशिया का द्वीप है वहाँ पे भी 5 लाख वर्ष पूर्व की मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है। उसके आधार पे भी यहाँ ऐसा अनुमान है कि यहाँ मानव की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी। आदि मानव का जन्म स्थान एशिया महाद्वीप के मध्य एशिया में स्थल पे हुआ था, ऐसा माना जाता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मध्य एशिया में जो कैस्पियन सागर है उसके समीपवर्ती जो भाग है वहाँ मानव की उत्पत्ति के संदर्भ में ज़्यादातर मत विद्वान अपने रखते हैं। वेल्स और हक्सले ने भी मध्य एशिया में ही मानव के जन्म स्थल को मान्यता देने के संदर्भ में अपनी सहमति प्रकट की है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मानव जाति के जन्म स्थल के रूप में एशिया की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता। दूसरा हम देखेंगे मानव सभ्यता का जन्म स्थल एशिया महाद्वीप में बहुत ही प्राचीन सभ्यताएं यहाँ डेवलप रही हैं, जिसमें प्रमुख रूप से आप देख सकते हो कि मेसोपोटामिया यानी कि दजला फरात की सभ्यताएं, सिंधु घाटी की सभ्यताएं और जो चीन की हांगहो घाटी सभ्यताएं, ये प्रमुख रूप से इस संदर्भ में जानी जाती हैं। 5000 वर्ष पूर्व दजला और फरात नदियों की घाटियों में मानव सभ्यता विकसित हुई थी। काफ़ी अधिक प्रमाण यहाँ इस प्रकार के मिलते हैं। इराक के बेबीलोन सभ्यता और वहाँ के झूलते हुए बाग, टर्की के इफेसंस नगर का प्रसिद्ध सभ्यता का केंद्र और डायना के मंदिर तथा चीन की महान दीवार सभ्यता के विकास स्थल रहे हैं। विश्व की ये जो सभ्यताएं हैं ये इस बात के इंगित करती हैं कि मानव सभ्यता का जन्म स्थल एशिया महाद्वीप में ही रहा था। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो सभ्यताएं हैं वहाँ खुदाई के दौरान मिलने वाले प्राचीन जो मूर्तियाँ, अवशेष, मानव की संस्कृति और सभ्यताओं के जो चिन्ह मिले हैं उससे भी हम बता सकते हैं कि मानव सभ्यता का जन्म स्थल एशिया महाद्वीप रहा है। अब हम देख सकते हैं कि महान धर्मों की भूमि के रूप में ये सत्य है कि एशिया महाद्वीप विश्व के सभी प्राचीन एवं महान धर्मों का जन्म स्थल रहा है। संसार के महत्वपूर्ण धर्म जिनमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म, ये भारत में ही इनका उद्भव हुआ है। यहीं से इनका
जो विस्तार अन्य महाद्वीपों और देशों में गया है। अब हम चर्चा करेंगे विषमताओं का महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में काफ़ी अधिक विषमताएं देखने को मिलती हैं। इन विषमताओं को हम सुविधा की दृष्टि से दो भागों में हम देख सकते हैं कि एक प्राकृतिक विषमताएं हैं और एक जो है वो मानवीय विषमताएं। लेकिन फिर भी हमने इनको प्राकृतिक विषमताएं जो है उसको एक अलग प्रकार से हम देखते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एशिया महाद्वीप में विषमताओं के संदर्भ में धरातलीय विषमताएं। आप देख सकते हो कि धरातलीय विषमताओं में मैंने जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनके अंडरलाइन और पहले से टिक कर दिए कि आपको पढ़ने में ये सुविधा रहे। विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो यहीं इसी महाद्वीप में स्थित है, 8,848 मीटर ऊंची है। दूसरी ओर हम देखेंगे विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियान गर्त जो सागर तल से 11,022 मीटर नीचा है। तो एक विशेष प्रकार की कितनी विषमताएं देखने को कि विश्व की सबसे ऊंचा शिखर और सबसे गहरा गर्त जो है वो भी एशिया महाद्वीप में देखने को मिलता है। दूसरा हम देखते हैं कि सबसे नीचा जो है वह स्थान है, पृथ्वी की सतह का सबसे नीचा स्थान जो डेड सी या मृत सागर है वह भी हमारे एशिया महाद्वीप में है और ये सागर तल से 408 मीटर गहरा है। सबसे गहरी महाद्वीपीय द्रोणी साइबेरिया की जो बेकाल झील है, ये धरातल की बातें हम कर रहे हैं। पहले हमने देखा कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, फिर हमने देखा कि सबसे ऊंचा सागरीय गर्त मेरियान गर्त, विश्व के सबसे गहरे गर्तों की हम बात कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि पृथ्वी की सतह का सबसे नीचा भाग, उसमें हमने देखा डेड सी या मृत सागर जो 408 मीटर नीचा है सागरीय सतह से। फिर हमने देखा कि सबसे गहरी महाद्वीपीय द्रोणी जो धरातल पे जो साइबेरिया की बेकाल झील 1620 मीटर गहरी है। उसी प्रकार से हमने देखा विषमताओं में हम देखते हैं कि एशिया महाद्वीप जो है यहाँ विश्व के प्राचीनतम भूखंड अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों ही प्रकार के जो हैं, दोनों के भाग यहाँ देखने को मिलते हैं। और उनके मध्य वाला जो भाग था दोनों के, वो क्षैतिज जो सागर था उसके स्थान पे वर्तमान में हिमालय पर्वत भी देखने को मिलता है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी धरातलीय विषमता है, इसी महाद्वीप में देखने को मिलती हैं। अब हम चर्चा करेंगे जलवायु की विषमताएं क्या क्या देखने को मिलती है। एशिया महाद्वीप का जो विस्तार है उसके बारे में हमने चर्चा की थी कि यह दोनों ही गोलार्धों में इसका विस्तार है। 90 डिग्री अक्षांशों में इसका विस्तार लगभग है और 175 डिग्री देशांतरीय लगभग इसका विस्तार है। तो जलवायु दृष्टि से या विश्व की सभी जलवायु एशिया महाद्वीप में देखने को मिलती है। शॉर्ट रूप में हम जिक्र करेंगे कि विश्व के सबसे जो गर्म स्थल हैं वो भी हमारे इस एशिया महाद्वीप में, अपना जो अरब कंट्रीज है वहाँ पाकिस्तान का जैकोबाबाद है, वहाँ अत्यधिक तापमान, या इजराइल का फिर तीर्थ जेवी स्थान है, वहाँ विश्व के हाईएस्ट टेम्परेचर जो दर्ज किए गए हैं। और विश्व के न्यूनतम तापमान भी अपने जो रूस का उत्तरी भाग है वहाँ अपने को देखने को मिलते हैं। तो जलवायु की दृष्टि से तापमान विषमताएं यहाँ जो हैं ये दोनों ही क्लाइमेक्स स्टेज की जो हैं हमारे इस एशिया महाद्वीप में देखने को मिलती हैं। वर्षात की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान जो भारत में मेघालय में मौसिनराम है वो यहाँ स्थित है। और न्यूनतम वर्षा वाले स्थान जो अरब कंट्रीज में अदन एक देश है, अदन में देखने को मिलता है जहाँ वार्षिक वर्षा का औसत लगभग 4 सेंटीमीटर के आसपास ही है, वो भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। आर्थिक विषमताओं की दृष्टि से भी काफ़ी कुछ यहाँ देखने को मिलता है। एशिया महाद्वीप में विश्व के सबसे अधिक अब्रक, मैग्नीज, टंगस्टन, एंटीमनी, टिन आदि अधिक खनिज यहाँ देखने को मिलते हैं। चांदी, जस्ता जैसे महत्वपूर्ण खनिज भी यहाँ देखने को मिलते हैं। एशिया महाद्वीप कृषि के क्षेत्र में विश्व का सबसे अधिक जूट, चावल, रबर, खजूर, नारियल उत्पन्न करने वाला प्रदेश है। तो हमने देखा कि एशिया महाद्वीप में धरातलीय दृष्टि से, जलवायु दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और मानवीय दृष्टि से भी यहाँ काफ़ी अधिक विषमताएं देखने को मिलती हैं। जनसंख्या की दृष्टि से इसका जो उत्तरी भाग है जो रूस वाला है और मंगोलिया आदि कुछ प्रदेश हैं, कुछ पर्वतीय प्रदेश है, वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश हैं। और इसी महाद्वीप में विश्व के सबसे घने बसे देश जिसमें दक्षिणी पूर्वी भाग जिसमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और चाइना का दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र इसमें शामिल हैं। तो ये विश्व के सबसे बड़े महामानव समूह के रूप में जाने जाने वाला प्रदेश जो एशिया का दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जो भाग है ये भी यहाँ देखने को मिलता है।
तो जनसंख्या का एक तरफ जहाँ 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व मिलता है, यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लगभग 1500 से 2000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व भी व्यापक रूप से यहाँ देखने को मिलता है। नगरीकरण का जो है वो भी यहाँ सिंगापुर में हम देखते हैं कि 90% से अबव हमें देखने को यहाँ मिलता है। तो इस प्रकार से मानवीय दृष्टि से भी काफ़ी अधिक विभिन्नताएं हमें इस महाद्वीप में देखने को मिलती हैं। अब हम सामान्यतः जो चर्चा करेंगे वो है विषमताओं में एकता। अंतिम अपना ये बिंदु रहेगा विषमताओं में एकता, कि हमारे इस एशिया महाद्वीप में अधिक विषमताएं होने के बावजूद भी ये एकताओं वाला बना हुआ है, एकता का महाद्वीप है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एकता की ओर बना के रखती है। एशिया महाद्वीप में अनेक प्रकार की विषमताएं और विभिन्नताएं मिलने के बावजूद भी इन विषमताओं की इस महाद्वीप में अधिकांश क्षेत्रों में एकता देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए हम कृषि की दृष्टि से देख सकते हैं कि भारत, चीन, इंडोनेशिया में धरातलीय बनावट, जलवायु, मिट्टी, यानी हमारी जो कृषि पद्धति की दृष्टि से हम देख सकते हैं, धरातल की दृष्टि से, जलवायु की दृष्टि से काफ़ी अधिक विभिन्न एक से अधिक देशों में इनमें समानताएं देखने को मिलती हैं। जैसे खाद्यान्न के रूप में हमने देखा कि चावल, तो भारत, चाइना वगैरह जो कंट्री हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, इनमें चावल एक प्रमुख खाद्य पदार्थ के रूप में है, तो वो हमें एकता के सूत्र में बांधने की दृष्टि से है। चाय, रबड़, गन्ना, तंबाकू, ये यहाँ की प्रमुख फसलें हैं जो हमारे इस प्रदेश को एकाकी रूप प्रदान करती हैं। हमारी यहाँ की हांगो यांगटी सिंगयांग नदी की सभ्यताएं और मक्का मदीना धार्मिक स्थल, तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो सभी को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करती है। तीन ओर से इसका महासागरों के द्वारा घिरा होना, ये इसको एक एकाकी रूप में प्रदान करने वाली चीज़ें हैं। इसकी सभी जो सीमाएं हैं लगभग सुस्पष्ट हैं। उत्तर में आप देखते हैं कि आर्कटिक और पूर्वी भाग में जो प्रशांत महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर, और बचा हुआ जो पश्चिमी भाग है उसमें भी यूराल पर्वत, फिर कैस्पियन सागर और फिर काला सागर के आसपास के जो भाग है वहाँ से होते हुए इसकी सीमाएं लगभग स्पष्ट निर्धारित होती हैं, जो ये हमें एकता के सूत्र में बांधती हैं। अब हम अंतिम रूप से जो टॉपिक है वो है भूत और भविष्य का महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में काफ़ी अधिक विकास की संभावनाएं हैं। यहाँ की मानव शक्ति, प्राकृतिक संसाधन और आर्थिक संसाधनों के आधार पर इसमें अपार संभावनाएं हैं। इसके आधार पर इसको भूत और भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। भूत का महाद्वीप इसलिए कहा जा सकता है कि प्राचीन समय से ही यहाँ काफ़ी अधिक विकास की संभावना देखने को मिली है। मानव सभ्यता के रूप में समझ सकते हो, मानव के जन्म स्थल के रूप में इसको हम देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होने के कारण से, और एशिया महाद्वीप का जो उत्तरी भाग है जो रूस में पड़ता है, और रूस में जो साइबेरियाई प्रदेश है वहाँ भविष्य के भंडार गृह काफ़ी अधिक मात्रा में वहाँ होने की संभावना है कि वो आने वाले काफ़ी अधिक जनसंख्या के बाहर को वहन कर सकते हैं। इसके समीपवर्ती सागरों में भी अथाह संसाधनों के होने के कारण से इसको भविष्य का महाद्वीप कहा जा सकता है। और संपूर्ण विश्व की निगाहें आज एशिया महाद्वीप की ओर है। इसका यही कारण है कि इंडस्ट्रियल दृष्टि से देख लो, मानवीय दृष्टि से देख लो, ये एक बड़ा बाज़ार के रूप में है। औद्योगिक उत्पादन यहाँ बहुत तेज़ी से विश्व के बाज़ारों में जा रहे हैं, आ रहे हैं, और मानवीय दृष्टि से भी बहुत सारे जो विश्व की निगाहें हैं यहाँ के बाज़ारों पर टिकी हुई है, क्योंकि जनसंख्या में सबसे अधिक संपन्नतम ये महाद्वीप है। इसलिए इसको भूत और भविष्य के महाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है। आपको वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद मित्रों।